नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज एक मैं नए सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये सवाल अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा थी यूपीपीसीएस की, उसमें पूछा गया था। और ये सवाल जुड़ा हुआ था राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश करने से। अगर कोई राज्य भारतीय संघ में प्रवेश करता है तो उसके पीछे क्या थ्योरी डेवलप होती है, क्या काम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डेवलप करने वाले हैं यहाँ पर और देखने वाले हैं। और मैं आपके सामने पूरी तथ्यों के साथ और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ आज। तो चलिएगा देखते हैं। और ये जिस भाग में कन्वर्ट हो रहा है, ये जिस भाग में इसका हिस्सा आता है, वो भाग है भारतीय संविधान का भाग 1। और उससे पहले बता दूँ, वैसे तो 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग। 22 भाग में से पहला भाग है ये, और इसी से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, तो वो 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक। तो चारों आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने शब्दों में। हालांकि ज़्यादा लंबा तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का इम्पोर्टेंट टाइम जरूरी होता है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं आर्टिकल नंबर 1 पर। आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत। वैसे तो भारत के पुराने नाम बहुत सारे रहे हैं, जिसमें इंडिया भी है, भारत भी है, भारतवर्ष भी है, आर्यावर्त भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम भारत के पहले होते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 1 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि केवल भारत के 2 ही नाम संवैधानिक होंगे, और वो संवैधानिक नाम है इंडिया अर्थात भारत, या यूँ कह लीजिएगा भारत और इंडिया 2 नामों को लीगली यहाँ पे बताया गया है। और ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या कहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज्यों का संघ। तो पहली बात तो आपको ये दिखना है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 तथ्य निकल करके आते हैं। इस कल्पना से अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय संघ या भारतीय राज्यों का संघ, तो इसे हम ये कह सकते हैं भारतीय संघ। तो इस शब्द से, भारतीय संघ शब्द से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आती हैं, तो वो आपको देखनी है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं? पहली बात और दूसरी बात। पहली बात ये निकल करके आती है कि भारतीय संघ जो भारत की इकाइयाँ हैं यानी कि राज्य हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार के समझौते या करार का परिणाम नहीं है। यानी कि नो करार या परिणाम नहीं, या यूँ कह लीजिएगा समझौता नहीं। ये जो भारतीय संघ में राज्य बने हैं, ये आपस में जुड़ करके इन्होंने संघ को नहीं बनाया। जैसे मैं यहाँ पे एक और उदाहरण लेना चाहूँगा अमेरिकी संघ का। किस संघ का? अमेरिकी संघ का। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ये यूएसए का संघ है और ये भारतीय संघ है, इंडियन यूनियन। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो यूएसए का संघ है वो राज्यों के बीच, स्टेट के बीच करार था। पहले राज्य होते थे वहाँ पर, और राज्यों ने आपस में मीटिंग की, समझौता किया, और उसके बाद अमेरिकी संघ बना। यहाँ पर आपको देखना है। जबकि भारत का जो सिस्टम है वो उल्टा है। यहाँ पर यूनियन यानी कि भारत की एग्जिस्टेंस पहले से थी, और उसके बाद 1956 में आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर के आया गया, और उसके बाद यहाँ पे राज्यों का गठन हुआ, और उसके बाद तो होता ही चला गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जो संघ है वो किसी भी प्रकार के राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि पहले यूनियन था, उसके बाद राज्य बने। जबकि अमेरिका में ये जो संघ बना हुआ है, अमेरिकी संघ, ये राज्यों के बीच विशेष प्रकार के समझौते या एग्रीमेंट का परिणाम है। तो हमारे यहाँ पहली बात तो ये देखने वाली बात है। दूसरी बात कि यहाँ भारत में जो राज्य हैं उनको भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं आप, अलग होने का कोई अधिकार नहीं। तो जो भारतीय संघ में राज्य हैं उनको किसी भी स्थिति में भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको जरा ध्यान से सुनने हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कि जो भारत का संघ है, भारतीय संघ है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ना तो राज्यों को बांटा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से भारतीय संघ भी
अविभाजित बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर अमेरिकी संघ को देखें तो विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, यानी कि वहाँ क्योंकि राज्यों से ही संघ बना था तो वहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संघ अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है और उसमें दो बातें निकल के आती हैं कि ये राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते या करार का परिणाम नहीं है और इन्हें भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा यहीं पर। पहला आर्टिकल तो आपका हो गया। पहले आर्टिकल का जो विषय है वो आगे तक जाता है। ये 1A है आर्टिकल 1 में, फिर आर्टिकल नंबर 1B है और ऐसे ही आर्टिकल नंबर 1C है। तो आपको तीनों ही आर्टिकल को देखना है और कौन कौन सी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं ये बात। तो आपको पता है कि भाग 1 का विषय है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अब दो बातें कहेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संघ की जो व्यवस्था है वो आप देख चुके हैं, आर्टिकल नंबर 1A में समाहित है। 1B में क्या है, राज्य और उसका क्षेत्र। यहाँ पर अभी 1C की भी इसके बाद बात करेंगे। आपको देखना है कि राज्य यानी कि राज्यों के नाम और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो सारी बातें आपके बताई गई है, यानी कि कितने भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है ये बात कही गई है 1B में। तो ये बात एक और जगह मिल जाती है जिसे आप बोलते हैं पहली अनुसूची। अनुसूची तो अनुसूची 1 का विषय भी यही है। तो अनुसूची 1 और आर्टिकल नंबर 1B में आपको राज्यों के नाम और उसके जो क्षेत्र है, कवरेज एरिया है, वो आपको पता चल जाता है। तो आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक टर्म आ रही है भारतीय संघ और एक और टर्म है जिसे आप बोलते हैं राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही जो अभिव्यक्तियां हैं, जो अभिव्यक्त कहा गया है या इसको किया गया है, कहा गया है, दोनों ही का मतलब अलग है। अब भारतीय संघ से मतलब उन चीज़ों से है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की गई है। तो आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारतीय संघ केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जहां पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कि भारतीय संघ में केंद्र है और राज्य हैं। जबकि राज्य क्षेत्र में 3 इकाइयाँ आती हैं। कितनी? 3 इकाइयाँ। पहली राज्य यूटीज या जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, और तीसरी बात यहाँ पर अन्य क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनको कभी भी भविष्य में भारतीय जो संघ है अपने आप ले सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जो अभी भारत के हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में उनके होने की संभावना है, वो आपके अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे आप बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपको पता है कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। 35वें आर्टिकल में क्या था, इसको सह राज्य बनाया गया। आर्टिकल नहीं है, सॉरी, ये संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट है। तो अनुच्छेद 35 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और उसके बाद अगले ही साल इसमें एक और संशोधन करने के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से सिक्किम राज्य भारतीय संघ में प्रवेश पा गया और ये अन्य क्षेत्र का ही उदाहरण है। तो इस तरीके से अगर एक मोटा मोटा कंक्लूजन मैं आपके सामने लेकर के आऊँ और आपको बताऊँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य क्षेत्र जो आप ये देख रहे हैं, ये एक बड़ी यूनिट है अपेक्षा भारतीय संघ के। तो अगर आप देखेंगे भारतीय राज्य क्षेत्र, तो ये कहीं बड़ा है किससे, भारतीय संघ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला स्टेटमेंट। तो ये बात आपकी प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब ये विषय है पूरा आर्टिकल नंबर 1 का, इसमें और कोई बात मुझे नहीं बतानी। आर्टिकल नंबर 1 आपका इस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 1 जो आपने देखा था, भारतीय राज्य क्षेत्र 3 हिस्से, 1 राज्य, यूटीज और आपका, इसको प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, राज्य, यूटीज और अन्य क्षेत्र।
और यही विषय है आपका 1C का, आर्टिकल नंबर 1 और C। राज्य क्षेत्र को एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल नंबर 1C में। ये आप मेरे साथ एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 1A में क्या है, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि नाम बताया गया है संघ का, भारतीय संघ का। आर्टिकल नंबर 1B में कहा गया है कि राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक होगा, ये आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है। और 1C में बताया गया कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आर्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा मेरे साथ आगे आर्टिकल नंबर 2 पे चलते हैं। ये मैं साफ कर देता हूँ। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में ये कहा गया है कि संसद विधि बना करके, कौन करेगा, संसद विधि बना करके भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करा सकती है। ये काम है संघ का, और यह मैं लिख देता हूं भारतीय संघ। और इसमें भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, आपको ध्यान रखना है कि अगर भारतीय संघ में कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था और प्रवेश कर रहा है, तो उसका जो काम किया जाएगा वो संसद करेगी, और ये संसद एक विधि बना करके करेगी, यानी कि कानून बनाएगी और उसके तहत नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ कही गई बात, आर्टिकल नंबर 2 में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही सवाल पीसीएस में पूछा गया था कि अगर भारतीय संघ में नए राज्यों का, जिन पे भारत का अधिकार नहीं था, अगर वो हमारे देश में आ रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत वो नए राज्य बनेंगे। और इसके अलावा कोई अगर बात होती है, नए राज्य बनते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 3 में जाने वाले हैं। सेम अधिकार है संसद को ही कि संसद विधि बना करके ही किसी भी राज्य क्षेत्र का, कोई भी राज्य क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। मान लीजिएगा 2 राज्य हैं अंदर के ही, तो पहले इसमें से आधा ले ले और इसमें से आधा लेके और एक नया स्टेट बना दे, ये भी एक कंडीशन है। 2 स्टेट हैं, इस पूरे को दूसरे में मिला दे, ये भी एक मामला है। और या इसमें से थोड़ा सा ले ले और ये इसको मिला दे, इस तरीके से भी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के नामों में या सीमा में परिवर्तन अगर करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 3 का वर्क होता है। और जबकि बाहर से आने वाले जो राज्य हैं उनका प्रवेश आर्टिकल नंबर 2 में है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, इसका तो आपको पता चल गया। जैसे सिक्किम ही हो गया, आप देखेंगे कि बाहर से लिया गया था, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पे सन 2000 में जो एक्शन लिया गया, 2000 में आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया और अलग अलग राज्यों से काट करके नए राज्यों का गठन कर दिया गया। और लेटेस्ट उदाहरण 2 जून 2014 का, जिसमें तेलंगाना को एक नया राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश से निकाल करके। तो ये सब जो विषय है, ये सब मामला है आर्टिकल नंबर 3 का। तो इस तरीके से आप देखें कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो डिफरेंस है बेसिक, वो यही है कि यहाँ पर जो राज्य पहले से ही हैं उनकी सीमाओं में, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और जबकि आर्टिकल नंबर 2 में ये है कि बाहर से जो भी राज्य प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए नई व्यवस्था है। क्लियर बात। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा थोड़ा सा। इसकी एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। संसद अगर चाहती है किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, तो संसद क्या करेगी, सबसे पहले एक प्रस्ताव पास करेगी। और ये प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो राज्यों की सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इसी प्रस्ताव को उस राज्य की विधानमंडल में रखवाएंगे जिस राज्य के नाम में और सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। मान लीजिएगा जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष राष्ट्रपति उसको रखवा देंगे। तो आप देखेंगे कि राज्य विधानमंडल में जाता है। कितने समय में राज्य विधानमंडल को कोई सिफारिश देनी है या अपनी संस्तुति देनी है, इस बात का निर्धारण भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे।
तो जो भी टाइम निर्धारित किया जाएगा उसी टाइम के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को ये सारी बातें संसद को बता देनी है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, चाहे वो तो इस प्रकार का संशोधन करे या ना करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद संसद उस राज्य क्षेत्र का नाम और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसकी सीमा को घटा बढ़ा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें लिए कोई विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से ये सारा कार्य किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 4 वो भी आप मेरे साथ देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 4, तो आर्टिकल नंबर 4 आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी विधि, क्योंकि दोनों में विधि बनाई जा रही थी, ऐसी कोई भी विधि जो आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 में परिवर्तन करती हो उसको आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं। दोबारा से मेरे साथ देखिएगा कि आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि भारतीय संविधान में ऐसी कोई विधि जो बन रही है, ऐसी कोई भी विधि जो आर्टिकल नंबर 2 में या आर्टिकल नंबर 3 में चेंज करती है, परिवर्तन करती है, तो उसको आर्टिकल नंबर 368 के तहत कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ना तो 2 के लिए ना 3 के लिए किसी भी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाता। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 नो अमेंडमेंट। लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं, जैसे आर्टिकल नंबर 2 में क्या था कि नए राज्यों का प्रवेश, अगर कोई बाहरी राज्य भारतीय सीमा में आ रहा है या भारतीय संघ में शामिल हो रहा है तो किसी भी प्रकार के कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य अगर दिया जा रहा है, मतलब भारतीय संघ से बाहर किसी अन्य देश को दिया जा रहा है, तब संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इसका उदाहरण बेरूवाड़ी मामला। इस बेरूवाड़ी मामले पे मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा, आज क्योंकि भाग 1 का विषय है और मैं पूरे भाग 1 को डिस्क्रिप्शन के तौर पे आपके सामने लेकर के आया हूं। तो बेरूवाड़ी मामले में यही था कि कुछ भूमि पाकिस्तान को दी गई थी भारतीय संघ द्वारा, तो उसके लिए संविधान का संशोधन किया जाना था। अब आपके लिए होमवर्क ये भी है, आप ये बताएं कि बेरूवाड़ी मामला जिसके तहत भारतीय संघ से कुछ भूमि पाकिस्तान को दी गई थी वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ऐसा ही मामला अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में LBA लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था अभी ये बांग्लादेश के साथ। तो भारतीय संघ ने अभी बांग्लादेश को कुछ भूमि दी है और थोड़ी सी भूमि ली है, तो देने के लिए क्योंकि संविधान का संशोधन जरूरी था तो इसके लिए भी LBA समझौते के लिए भी भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और तब ये जाकर के भूमि बांग्लादेश को दी गई। तो आपके लिए दोनों ही सवाल होमवर्क हैं। LBA समझौते के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया और बेरूवाड़ी मामला जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को भूमि दी वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि अगर किसी भी विषय से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है जो आप लोगों की समझ नहीं आ रहा है तो वो भी टॉपिक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बता दीजिएगा। और बाकी जो लोग हमारी सीरीज़ को देख रहे हैं वो सीरीज़ के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और कोशिश ये करिएगा कि इसके पॉइंट टू पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। और ये किसी भी स्टैंडर्ड तक आपको हारने नहीं देगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी सफल हों। और दिवाली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।